एक मॉडर्न फाइटर जेट बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन उस जेट के अंदर एक चीज होती है जो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो है उसका इंजन। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उस फाइटर जेट का धड़कता हुआ दिल है। तो चलिए आज भारत की इसी दिल को बनाने की 30 साल लंबी और अविश्वसनीय रूप से कठिन यात्रा को समझते हैं। तो आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों? सोचिए जरा, जैसे आप एक तूफान को एक छोटे से बॉक्स में बंद करने की कोशिश कर रहे हो। एक फाइटर जेट इंजन को बहुत ज्यादा तापमान, जबरदस्त प्रेशर और बेहिसाब ताकत झेलनी पड़ती है, और ये सब कुछ एक ऐसे कॉम्पैक्ट डिजाइन में जो हल्का भी हो और भरोसेमंद भी। दुनिया में गिने चुने देशी हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे मास्टरी कर पाए हैं। ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग क्लब है, और इसी क्लब में शामिल होने की भारत की जो महत्वाकांक्षा है उसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। ये भारत का फ्यूचर फाइटर जेट है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो क्या चीज है जो AMCA को एक 5th जनरेशन फाइटर बनाती है? सबसे पहले तो है स्टेल्थ, यानी रडार पर इसका दिखना लगभग नामुमकिन है। फिर आती है सुपर क्रूज की काबिलियत, मतलब ये बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मैराथन रनर हो जो स्प्रिंटर की रफ्तार से दौड़ सके, वो भी बिना थके। और इन सब के ऊपर हैं एडवांस सेंसर्स और हथियार जो इसे एक जबरदस्त ताकतवर मशीन बनाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत ने एक बेहतरीन कटिंग एज एयरक्राफ्ट का डिजाइन तो बना लिया, पर उससे उड़ाने के लिए जो शक्तिशाली इंजन चाहिए वो अपने पास नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि एक फाइटर तो है जिसका शरीर है पर दिल नहीं, और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरियों में से एक रही है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने की भारत की पहली और सबसे बड़ी कोशिश थी कावेरी इंजन प्रोग्राम। ये एक ऐसी कहानी है जो 3 दशकों से भी ज्यादा लंबी चली, जिसमें एम्बिशन है, चैलेंजेस हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये पूरी कहानी कहती है 1980 में आत्मनिर्भरता के एक बड़े सपने के साथ इसकी शुरुआत हुई। 1989 में इसे भारत के अपने फाइटर जेट तेजस को पावर देने का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, दशकों की मेहनत के बाद भी 2011 तक ये साफ हो गया था कि इंजन उतनी पावर पैदा ही नहीं कर पा रहा है जितनी की जरूरत थी। ये वाकई एक बहुत लंबा, महंगा और मुश्किल सफर था। तो असल में कमी रह कहां गई थी? देखिए, टारगेट था 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करना, लेकिन इंजन पहुंच पाया सिर्फ 73 किलो न्यूटन तक। ऊपर से ये वजन में भी उम्मीद से ज्यादा भारी था, और एक फाइटर जेट के लिए तो 1-1 किलो और 1-1 न्यूटन थ्रस्ट की बहुत कीमत होती है। और इस कोशिश की कीमत भी कम नहीं थी। 30 सालों के दौरान इस प्रोग्राम पर अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो करीब $600 मिलियन खर्च हुए। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इंटरनेट पर एक यूजर का ये कोट उस वक्त की पब्लिक भावना को काफी अच्छे से दिखाता है। एक तरफ तो साफ साफ निराशा है कि प्रोजेक्ट अपने मेन टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि इस पूरी प्रोसेस में भारत ने सीखा बहुत कुछ। जो एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी बनी वो बेकार नहीं गई। और यहीं पर कावेरी की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये विफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पिवट की कहानी बन जाती है। तो हुआ ये कि जो इंजन एक फाइटर जेट के लिए कमजोर पड़ रहा था, वो भारत के भविष्य के लड़ाकू ड्रोन यानी घातक UCAV के लिए एकदम परफेक्ट निकला। बिना आफ्टर बर्नर के इसका जो ड्राइव वेरिएंट था वो लगातार 51 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे रहा था, जो एक ड्रोन के लिहाज से काफी अच्छा है। तो इस तरह एक नाकामी को एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन में बदल दिया गया। तो कावेरी से जो सबक सीखे उन्हें लेकर अब भारत आगे बढ़ रहा है, एक नए और कहीं ज्यादा एम्बिशियस प्लान के साथ। यह है AMCA के लिए एक पूरी तरह से नया और शक्तिशाली इंजन बनाने की तैयारी। और इस बार टारगेट बहुत बड़ा है, 120 किलो न्यूटन। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यह कावेरी के टारगेट से करीब 40% ज्यादा है। एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर को सुपर क्रूज जैसी क्षमता के लिए इतनी ही पावर चाहिए। यह एक जबरदस्त तकनीकी छलांग है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत ये काम अकेले नहीं कर रहा है। एक नई पार्टनरशिप बनाई जा रही है। भारत की तरफ से DRDO और GTRE लीड करेंगे, और विदेशी पार्टनर होगी फ्रांस की दुनिया में मशहूर कंपनी सैफ्रॉन। और सबसे जरूरी बात, इस बार भारतीय प्राइवेट सेक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा रोल निभाएगा। और यही बात इस डील को गेम चेंजर बनाती है। सैफ्रन ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया है। इसमें इंजन का सबसे नाजुक और जरूरी हिस्सा, हॉट सेक्शन, जहां असल में पावर बनती है, वो भी शामिल है। साथ में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी। ये वो टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें देश सालों तक सीक्रेट रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR भारत के पास रहेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। और इस बार जो प्लान बना है उसकी रफ्तार देखिए। ये एक बहुत ही अग्रेसिव टाइमलाइन है। 2029 तक पहला इंजन टेस्ट के लिए तैयार, और 2035 तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। कहां कावेरी की 3 दशकों की धीमी यात्रा और कहां ये तेज रफ्तार वाला प्लान। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह कहानी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने की नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की खोज है। तो दांव पर क्या लगा है, ये इतना जरूरी क्यों है? पहला, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि हमारे फाइटर जेट्स किसी दूसरे देश पर निर्भर न हो। तीसरा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी किसी भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर से बचना। और आखिर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर एक पूरी नई डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री खड़ी करना। तो सवाल आखिर में यहीं आके रुकता है। दशकों के संघर्ष, सीखे हुए सबक और अब एक नई साझेदारी के साथ क्या भारत आखिरकार उस एलीट क्लब में शामिल हो पाएगा? क्या वो अपने फाइटर जेट के लिए अपना दिल खुद बना पाएगा? इस सवाल का जवाब तो अब भविष्य ही देगा।